अब आप बेटा जल्दी से फ्लड के लिए सबसे पहला तो क्वेश्चन बनाओगे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखता भी रहता हूँ कि कौन सी चीज हम कितने मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग विच कैन कम इज फॉर द 1 मार्क्स। ठीक है, और 1 मार्क्स की डेफिनेशन, व्हाट इज डिफाइन द टर्म फ्लड। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म फ्लड। अब फ्लड की क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन वी हैव एन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, फ्लड की डेफिनेशन कि जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा पानी आ जाए वो हमारा फ्लड है। देन कम टू द फैक्टर्स, और फैक्टर्स हमेशा हमारे पास एक्सप्लेन की टर्मिनोलॉजी के साथ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम फैक्टर्स को एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसका बनाएंगे हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या मैं कहता हूं कि इसको मैक्सिमम मार्क्स के लिए बनाओ, इसको रखो तुम लोग 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम कैसे लिखोगे? लिखना शुरू करो, एक्सप्लेन टू नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, explain two natural and human factors which contributed in flood. ठीक है, which contributed in flood। सही है बेटा? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले है मॉनसून रेनफॉल विच अकर्स इन द हाई अमाउंट। अब देखो नॉर्दर्न एरिया में हमारे पास क्या क्या सिचुएशन चल रही है बेटा। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, ये अगर हमारा माउंटेन है, चलो ठीक है हमने इसको माउंटेन ले लिया। ठीक है, एंड यू नो दैट आवर माउंटेन्स आर आल्सो कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, इनके ऊपर ग्लेशियर्स भी हैं। जब रेनफॉल होती है बेटा और उसके साथ हमारा ग्लेशियर मेल्ट होता है इस तरीके से, सो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रिवर। रेनफॉल और ग्लेशियर मेल्ट, ठीक है, तो इससे हमारे जो रिवर का वॉल्यूम है वो बहुत इंक्रीज होता है। ह्यूमन फैक्टर की अगर बात करें बेटा, डिफॉरेस्टेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ये डिफॉरेस्टेशन कहाँ से आ गया। इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। अब आप देखो कि पिक्चर में चल क्या रहा है बेटा, कि टॉप ऑफ द माउंटेन से व्हेन द वाटर इज कमिंग टू द फुट हिल्स। ठीक है, जब फुट हिल्स पे आपका वाटर आ रहा है, सो फॉरेस्ट आपके हैं, यहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं, सो यू कैन क्लियरली सी द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड डिक्रीजेस, है ना। जैसे देखो यहाँ पर आते आते तो फ्लड आपका कितना ज्यादा लीस्ट अमाउंट में हो गया ना, यहाँ पर कितना ज्यादा था। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन देयर रिक्वायरमेंट। तो ट्रीज की हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पहले भी और आगे भी पढ़ेंगे, कि भाई क्या करते हैं, ये अपनी जरूरत से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो व्हेन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन द रिक्वायरमेंट, तो फ्लड की इंटेंसिटी तो बेटा ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि जब इवेपोरेशन हो आपके प्लांट्स में से। देखो ये एक हमारा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से वार्म एयर राइज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। लेकिन जब प्लांट से वार्म एयर राइज करती है या वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं बेटा, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एंड इफ बोथ द प्रोसेस आर अकरिंग एट द सेम टाइम, अगर इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों एक साथ हो रही होती हैं एक ही वक्त में, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एवापो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? एवापो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो देखो ना ये ट्री ट्रांसपायरेशन क्यों कर रहे हैं, इतना अमाउंट इन्होंने स्टोर किया है ना फ्लड से, तभी तो कर रहे हैं। चलो भाई, तो अब हमने ये देख लिया। सेकंड तो बहुत इजी है, नॉट बिल्डिंग द डैम्स। इफ द ह्यूमंस आर नॉट बिल्डिंग डैम देन प्रोबेबली द मोर चांसेस ऑफ द फ्लड। बेटा इफेक्ट्स के अंदर तुम्हें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट। बेटा हम बड़ा स्मार्टली चलेंगे, जब हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, तो हम इजीली 6 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं
और वो होगा आपका टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, अब टू व्हाट एक्सटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब टू व्हाट एक्सटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, जल्दी से लिख लो, आया नहीं है अभी तक फ्लड पे लेकिन आ सकता है, और वो क्या होगा? अब देखो फ्लड से रिलेटेड टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन लिखो, टू व्हाट एक्सटेंट floods can be beneficial, to what extent floods can be beneficial in the economic and agricultural development of Pakistan। या मेरे ख्याल से जब हम इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर वगैरह तो सभी आ जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क, give reasons to support your answer, give reasons to support your answer, and also a judgment। ठीक है बेटा, जजमेंट वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना होता। जब आप अपना पूरा आंसर लिख देते तो एक दो लाइन की आप जजमेंट लिख देते हैं कि ये बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, रिपीट द स्टेटमेंट, मैं रिपीट कर दूं। चलो मैं इसको लिख भी रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, सब सब देख लो वहां से। मैंने कहा टू व्हाट एक्सटेंट दैट कैन बी बेनिफिशियल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, फुल स्टॉप, नहीं सपोर्ट योर आंसर एंड ऑल्सो अ जजमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो जजमेंट। 6 मार्क का क्वेश्चन है, चैट बॉक्स पे बेटा लिख दिया मैंने। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों होंगे। सबसे पहले हमने नेगेटिव की बात की, सो वी हैव डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहली चीज तो हमें यहां समझ आ गई कि इट डिस्ट्रॉय आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज आती है बेटा हमारे पास ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक डाई। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक्सपीरियंस की है रिसेंट सिचुएशन के बेटा कितना ज्यादा नुकसान हुआ एग्रीकल्चर का, लाइव स्टॉक का। कुछ लोगों की तो पूरी पूरी जो बफेलो फार्म्स वगैरह वही डूब गए, करोड़ों रुपए की भैंसें मर गई, उनकी लाइव स्टॉक मर गया सारा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वाटर लॉक द सरफेस हर्डल इन एग्रीकल्चर। बेटा जिन बच्चों को वाटर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता इधर देखें, दिस इज आवर सरफेस। सरफेस के नीचे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टेबल होती है इस तरीके से, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती। बट इफ द वाटर इज कंटिन्यूअसली एब्जॉर्बिंग इनटू आवर सरफेस लाइक दिस, सो ये जो हमारी वाटर टेबल है इतनी सी, ये बढ़ के इतनी हो जाती है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो यू नो दैट कि इफ वी हैव अ वाटर टेबल लाइक दिस, तो हमारा जितने भी ट्रीज वगैरह लगे हैं उनकी रूट्स वगैरह क्या हो जाती हैं, अंडर वाटर हो जाती हैं इस तरीके से बेटा। एंड ऑक्सीजन कैन नॉट रीच आउट, ऑक्सीजन पे रूट्स में नहीं जा सकती, तो हमारा प्लांट क्या होता है बेटा, मर जाता है, हमारी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं। सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ द वाटर लॉगिंग। और ये कब होती है बेटा, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अब आप खुद इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगाओ कि इधर कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सस्टेन है। तो हम इधर की जितनी भी एरिया है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रही होगी वाटर को। ठीक है, तो हर एक एक फैक्टर की बेटा बहुत बड़ी बड़ी वो होती है डिटेल, इजीली डेवलप फैक्टर बनता है। अच्छा अब आते हैं पॉजिटिव फैक्टर पे बेटा, फ्लड कैसे बेनिफिट कर सकता है। नंबर वन, इट रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो बेटा इससे क्या फायदा हुआ, अभी तो हमने अंडरग्राउंड वाटर टेबल के रिचार्ज को देखा एज अ नेगेटिव फैक्टर। एज अ पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा ये देखो। चलो भाई, अब मेरा यहाँ अंडरग्राउंड वाटर था, अब मैं इसको बहुत पॉजिटिवली यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने लाके लगाया यहाँ ट्यूबवेल। देखो इस तरीके से ट्यूबवेल लगाया। अब ट्यूबवेल के साथ लगा दी मैंने यहाँ मोटर टू पुल द वाटर आउट। ठीक है, अब मोटर को मैंने ऑन किया, तो मोटर ने सारा अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाल लिया बेटा। ठीक है, बाहर निकाल के थ्रो कर दिया। अब मैं वो कैनाल्स के थ्रू डिफरेंट फार्म्स पे ले गया। ठीक है, तो इरिगेशनल स्कीम्स के अंदर अंडरग्राउंड वाटर हमें बहुत हेल्प आउट करता है। क्यों बेटा, क्योंकि ट्यूबवेल्स, पर्शियन व्हील्स,
carries, they mainly work over the underground water. क्या कह रही बेटा आप? If a place is waterlogged, so can it absorb more water? Yes बेटा, it can absorb more water. लेकिन एक लिमिट तक होता है, फिर वो सस्टेन हो जाता है, ऊपर वाटर सस्टेन करता है, लेकिन अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। देखा बेटा, तो अंडरग्राउंड वाटर को हमने कैसे यूजफुल बनाया, हमने ट्यूबवेल इंस्टॉल कर दिया। फिर देखो क्या है कि स्प्रेड द फ्रेश एलुवियम ओवर द फार्मलैंड्स। बेटा एक बात का और ध्यान रखना, फ्रेश एलुवियम सॉइल क्या है? फ्रेश एलुवियम सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल विच इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर होती है बेटा? चलो बना लेते हैं। भाई ये है हमारा रिवर बेड, ठीक है, और इसके ऊपर आगे ये हमारा रिवर है, ठीक है, ये है हमारा रिवर। अब रिवर बेड के अंदर होती है हमारी एलुवियम सॉइल लाइक दिस, ठीक है, एंड इट मूव्स विद द रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। ठीक है, तो रिवर जिस जगह से टर्न लेता है तो वो सारी की सारी एलुवियम सॉइल वहां पर डिस्पोज कर देता है बेटा। सो दिस एलुवियम सॉइल इज एक्सीलेंट फॉर द एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से उन एरियाज की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा देखो, फ्लैशेस आउट द सैलिनिटी फ्रॉम द फार्म्स। अब वाटर लॉगिंग के साथ साथ हमारी एक प्रॉब्लम आती है सैलिनिटी की। जो सॉल्ट पैचेस बन जाते हैं हमारी सरफेस पे ना, तो बेटा उसको भी फ्लड रिमूव कर देता है, फ्लश आउट कर देता है। जब बहुत तेजी से पानी ऊपर से गुजरता है तो वो सारी की सारी सैलिनिटी को वॉश कर देता है। बेटा वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो थोड़ा सा वेट करे, नेक्स्ट